अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख और आज प्रोग्राम में बड़े अहम मामले के ऊपर बात करेंगे। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने एक कानून पास किया, बल्कि एक कानून में तरमीम की है। ये कानून है जी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 का कानून है, जिसमें तरमीम करके अब ये कहा गया है कि फ़ोन टैपिंग का इख्तियार जैसे पहले भी हुकूमत का था होगा, लेकिन इस काम के लिए अब ग्रेड 18 से ऊपर के अफसरान को मजाज इख्तियार होगा। अब इसके ऊपर हुकूमत इसको डिफेंड कर रही है कानून को, और अपोजिशन ऑब्वियसली इसके ऊपर तनकीद कर रही है। ज़रा हम अपने तज्ज़ियाकारों से समझने की कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर जो ख़ास तौर पर तनकीद हो रही है, हुकूमत इसका दिफा कर रही है, ये कानून अच्छा है बुरा है, और नेशनल सिक्योरिटी को वजह बनाया जा रहा है अब फ़ोन टैप करने की, तो क्यों ज़रूरी है नेशनल सिक्योरिटी के लिए फ़ोन टैप करना। अब हुकूमत इसके ऊपर क्या कह रही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कल गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि ये तो 1996 से चला आ रहा है कानून, इससे पहले भी फ़ोन टैपिंग नेशनल सिक्योरिटी के पर्पसेस के लिए होती रही है, और अब इस कानून में ग्रेड 18 से ऊपर के अफसरान को लगाया जाएगा ताकि इसका गलत इस्तेमाल रोका जा सके। इस कानून का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, ये भी आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा। उन्होंने कहा कि इस कानून में दीगर एजेंसियों को अगर शामिल किया जाता तो फिर गलत तरह से इस्तेमाल होने का खदशा था, लेकिन अब नहीं। ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जी बरतानिया और अमेरिका में भी फ़ोन टैपिंग का काम होता है। बानी तहरीक इंसाफ माजी में तो फ़ोन टैपिंग के फ़वाइद बयान करते थे और कहते थे ये होनी चाहिए। इसके बरक्स अपोजिशन खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर बहुत तनकीद कर रही है। गो कि इमरान खान माजी में फ़ोन टैपिंग की हिमायत करते रहे हैं, लेकिन उमर अयूब जो कि अपोजिशन लीडर है, उन्होंने कहा कि न सिर्फ फ़ोन टैपिंग का मामला वो चैलेंज करेंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि ये जो फैसला है हुकूमत का, ये कल को उनके गले पड़ेगा, और कल को ये जो उन्होंने इख्तियार दिया है ये उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकेगा। जब सियासी लीडरान अगर वो अपोजिशन में आए तो उनके भी फ़ोन टैप होंगे किस तरह से। मज़ीद भी इसके ऊपर बातें प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, बट लीड यहीं से करते हैं कि जो फ़ोन टैपिंग है, नेशनल सिक्योरिटी इसके लिए जवाज़ दिया जा रहा है, तो इसके लिए क्यों नागुज़ीर। हमें ज्वाइन कर रही है पैनल के ऊपर आज सुहेल बड़ाइत साहब, सलीम साफ़ी साहब, रीमा उमर साहिबा, और फ़ोन के ऊपर हमारे साथ शहजाद इकबाल साहब भी शामिल हैं। सलीम साफ़ी साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, बहुत से सवाल आते हैं हमारे जहन में, लेकिन सर ये नेशनल सिक्योरिटी को जवाज़ बनाकर और ख़ासकर हुकूमत का ये दिफा कि जी अब इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस इस तरीके से रखे गए हैं कि ग्रेड 18 से ऊपर के अफसरान को इख्तियार दिया गया तो गलत इस्तेमाल नहीं हो सकेगा, इसमें कितना वज़न है? अरीना, एक तो आपका क्या ख्याल है, ये काम अशरों से नहीं हो रहा है अमलन बगैर किसी कानून के? तो हो तो रहा है, वो कई सालों से हो रहा है और बड़े धड़ल्ले से हो रहा है, और कोई किसी का रास्ता नहीं रोक सकता। तो अगर उसको कोई कानूनी शक्ल दी जाती है और उसमें कोई उनके साथ और भी लवाजिमात लगाए जाते हैं, कुछ कदगनें लगाई जाती है, कुछ रूल्स लगाए जाते हैं, तो ये तो बेहतर होगा। लेकिन अगर वो भी नहीं होता और सिर्फ वो जो गैर कानूनी काम हो रहा था उसको इख्तियार दिया जाता है, तो फिर तो ज़ाहिरी बात है कि की जाती है। सर, आपकी अपनी राय क्या है? क्या आप इससे मुतमईन हैं जो इसकी तौजीह पेश की जा रही है, या जो चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, अगर इस तरह की कोई चीज़ ज़रूरी भी है? क्या आप समझते हैं वैसे ये जो टेररिज्म और इसका जवाब बनाया जा रहा है इसके लिए ज़रूरी है? देखिए, टेररिज्म के मामले में ये तो एक टूल है, और इसीलिए हमें तो परवाह नहीं होती। हम तो चूँकि ख़ुद अपने सिर्फ अपने हकूक़ हमें याद रहते हैं। आपने देखा होगा कि कई सालों से ट्राइबल अज़ला में वो 4G वग़ैरह नहीं है, लेकिन हमें चूँकि इधर दूसरी चीज़ों से फुर्सत नहीं होती। अच्छा, फिर आप देखें कि उसामा बिन लादेन को जब इंडोनेशिया से जो बंदा आया था और उसका उन 2 बरदरान से रब्ता हो गया, तो उस टेलीफोन उनका नंबर जो उनको मिल गए, ISI को मिल गए थे। ISI ने ये गलती की कि उन्होंने उन नंबरों को फॉलो नहीं किया और CIA ने उन नंबरों को फॉलो किया, तो उसामा बिन लादेन का सुराग उनको उन नंबरों के ज़रिए ही मिला था। तो इस लिहाज से इसकी अहमियत तो है, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ सिक्योरिटी के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब मसलन हम जर्नलिस्ट किस चीज़ के लिए ख़तरा होंगे
लेकिन हमें पता है कि हमारी टैपिंग सालों से हो रही है। सही सर। रीमा, ये ज़रा हमें अब क्लियर कीजिएगा, हम कानून देख रहे हैं जिसके अंदर ये लिखा है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी और इन द एप्रीहेंशन ऑफ एनी ऑफेंस, यानी अगर खदशा हो इस तरह के किसी मामले का या फिर नेशनल सिक्योरिटी का, तो सबसे पहले हमें ये ज़रा डिफ़ाइन कीजिएगा कि नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है एग्जैक्टली, और क्या जो हुकूमत दावे कर रही है इससे मुतल्लिक कि इसमें बेहतरी आई है और इसका गलत इस्तेमाल रोका जा रहा है, मज़ीद इसके अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस डाले गए इस अमेंडमेंट से, उसमें कितना वजन है? जी शुक्रिया अलीना। हर लिहाज से हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, जो दिफा है इस नोटिफिकेशन का, वो गैर मुनासिब है और मैं तो कहूँगी कि मिसलीडिंग है और खौफनाक है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ? पहली बात तो हमें समझने की ज़रूरत है, ये लॉ मिनिस्टर साहब की भी कल मैं सुन रही थी बात, वो कह रहे थे आइन में फंडामेंटल राइट्स तो हैं लेकिन वो सब्जेक्ट टू लॉ होते हैं, तो हमने लॉ बना दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम फंडामेंटल राइट्स की पामाली कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है। आइन जब कहता है सब्जेक्ट टू लॉ, या वो कोई और एक्सेप्शन दे देता है कि इन ग्राउंड्स पे आप कोई राइट जो है उसको लिमिट कर सकते हैं, उसको एक पढ़ने का तरीका है। अगर कोई कहता है कि एवरीवन शैल हैव द राइट टू प्राइवेसी सब्जेक्ट टू लॉ, इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत कहे कि हम लोग अगर इंटेलिजेंस अफसरान सही समझते हैं तो घर में जो है हम इंटेलिजेंस के लोग तैनात कर देंगे। कानून तो ऐसा भी बन सकता है ना, लेकिन आपने ये समझना है, ये देखना है, ये जस्टिफाई करना है कि वो जो कानून है उसमें जो आपने रियासत को इख्तियारात दिए हैं, क्या वो रीजनेबल हैं, क्या वो नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं, क्या वो प्रोपोर्शनेट हैं जो एंड आप अचीव करना चाह रहे हैं उससे। कहीं वो जो पूरी फंडामेंटल राइट है उसी को तो सबवर्ट नहीं कर देती वो एक्सेप्शन। इस तरह पढ़ा जाता है फंडामेंटल राइट्स को, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला है बुशरा बीबी के केस में जो ऑडियो लीक से रिलेटेड था, साफ नजर आ रहा है कि हुकूमत की नोटिफिकेशन उससे जुड़ी है। ये मैं क्यों कह रही हूँ? उस फैसले में आपका जो सवाल था नेशनल सिक्योरिटी का, वैसे सबको ये फैसला पढ़ना चाहिए। बहुत खूबसूरती से जस्टिस बाबर सत्तार ने जिसको डिफाइन किया है कि नेशनल सिक्योरिटी जो है वो कहीं डिफाइंड नहीं है। जब हमारा जो भी दिल करता है उस तरह उसको नेशनल सिक्योरिटी बना देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है इट शुड बी द कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजंस टू बी प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। इन अ डेमोक्रेसी द स्टेट कैन कंसीवेबली नॉट आर्टिकुलेट इंटरेस्ट्स दैट आर इंडिपेंडेंट एंड डिवोर्स्ड फ्रॉम द इंटरेस्ट्स ऑफ द सिटीजंस। और वो बात करते हैं कि कलेक्टिव जो है उसके लिए आप इंडिविजुअल राइट्स को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। तो उन्होंने कोशिश की है नेशनल सिक्योरिटी को डिफाइन करने की। आपने जिस कानून का हवाला दिया, टेलीकम्युनिकेशंस वाला कानून, उसमें नेशनल सिक्योरिटी डिफाइंड नहीं है। और इस फैसले में, जस्टिस बाबर सत्तार के फैसले में, उन्होंने लिखा, जब उन्होंने पूछा हुकूमत से और इदारों से कि आप किस तरह इंटरसेप्ट करते हैं कॉल्स, सर्वेलेंस का कानूनी जवाब क्या है, तो ये बताया गया कि टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट है, उसमें जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा कि उसके तो रूल्स ही नहीं बने अभी तक, तो आप किस तरह इस प्रोविजन को खाली इंटरप्रेट करके कह रहे हैं आप सर्वेलेंस करते हैं, रूल्स कोई बने हैं? पहली बात, रूल्स नहीं बने। तो हमें नहीं मालूम, जो बात करते हैं लॉ मिनिस्टर साहब भी कि सेफगार्ड्स जो है होने चाहिए, कहाँ है वो सेफगार्ड्स? वो कानून में होने चाहिए आइडियली, नहीं है, रूल्स में भी नहीं है, रूल्स ही नहीं बने। तीसरी बात, 2013 में एक और कानून पास हुआ था, इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट। वो स्पेसिफिकली इस मामले को डील करता है कि अगर आपने किसी ऑफेंस के लिए इंटरसेप्शन करनी है, कॉल्स ट्रेस करनी है, तो उसका क्या तरीकाकार होगा। उसमें वारंट का जिक्र है और पूरा डिटेल में तरीकाकार बयान है। अब आप मुझे बताइए कि इस कानून के जरिए, इस नोटिफिकेशन के जरिए इख्तियारात देके आप क्या जो 2013 का लॉ है उसको बाईपास नहीं कर रहे? और वो जो 2013 का कानून है वो साफ साफ कहता है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा किसी मौजूदा कानून से, तो ये इस कानून के जो प्रोविजंस हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। ये वो कानून कहता है। तो 1996 का कानून प्रिवेल करेगा या 2013 का? ऐसा कानून प्रिवेल करेगा जिसमें कोई डेफिनेशंस नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, आप किसी को भी एक एजेंसी को इख्तियारात दे दें, उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, और अकाउंटेबिलिटी लेना कानून में होनी चाहिए, नहीं है। और जिस कानून में कुछ थोड़ी बहुत सेफगार्ड्स हैं, आप कह रहे हैं वो अप्लाई ही नहीं होगा। तो ये किस तरह का, ये जो बाय लॉ भी है इसको हुकूमत बिल्कुल डिफेंड नहीं कर, मैंने तो सुना भी नहीं लॉ मिनिस्टर साहब ने इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट का हवाला भी दिया हो। आखिरी बात,
आखिरी बात, ये जो जिक्र करते हैं यूके यूएस, बार बार हमारे मुल्क में आम है, समझते हैं कि लोग जो हैं वो आज कल के दौर में भी गूगल नहीं कर सकेंगे, देख नहीं सकेंगे कि और ममालिक के कवानीन क्या कहते हैं, या किसी में कोई एक्सपर्टीज नहीं है, ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, उन्होंने कह दिया यूएस यूके में है, हम के हाँ है। ऐसा नहीं है। यूके का जो कानून है, लॉ मिनिस्टर साहब ने जिसका हवाला दिया, उसमें आपको वारंट की जरूरत होती है, जो साफी साहब भी बात कर रहे हैं। हो सकता है ऑफ कोर्स नेशनल सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए आपको शायद कुछ सिचुएशंस में कॉल्स इंटरसेप्ट करने की जरूरत पड़े, लेकिन उसके लिए सेफगार्ड्स होने चाहिए कि आपको किसी अदालत से, किसी इंडिपेंडेंट फोरम से इजाजत या वारंट लेने की जरूरत है। यूके के कानून में ये है, और फिर भी यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने जो यूके का कानून है उसमें बहुत से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं, उनकी निशानदेही की है। तो वारंट होने के की रिक्वायरमेंट होने के बावजूद वहां पे फेयर ट्रायल कंसर्न्स हैं, प्राइवेसी के कंसर्न्स हैं, जो पाकिस्तान में हम कह देते हैं आराम से कि यूके में भी लॉ है। प्लीज डिटेल तो पढ़िए, उसमें किस एजेंसी को ऐसा इख्तियार दे दिया है सेफगार्ड्स के बगैर कि वो वारंट के बगैर जो है वो सर्वेलेंस कर सकते हैं इस तरह की। यूएस में भी यही मामला है, वहां पे भी वारंट की जरूरत है, और ये पूरी तफसील से उनके कवानीन में ये बयान किया गया है। अच्छा, ये तो अलीना बिल्कुल ना एग्जाम्पल्स दुरुस्त हैं, ना कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन दुरुस्त है, ना पूरा कानून का जायजा सही तरह लिया गया है, और जस्टिस बाबर सत्तार का जो ऑर्डर है उसकी क्लियरली खिलाफ वर्जी की है हुकूमत ने इस नोटिफिकेशन के जरिए। एक छोटी सी बात मैं और करूंगी, हम बार बार जिक्र करते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के फैजाबाद धरने वाले फैसले में भी था कि बेहतरीन होगा उसको कानून को बनाया जाए उसकी एम्बिट डिफाइन करने के लिए। मैं दुआ करती हूँ ये हुकूमत वो कानून ना बनाए, क्योंकि ये ऐसे इख्तियारात दे देगी जो इन पूरे हमारे आईनी ढांचे के ही खिलाफ होंगे, क्योंकि ये हम देख रहे हैं इस नोटिफिकेशन के जरिए। अच्छा, मसला ये भी है ना कि क्या ये हुकूमत स्पेसिफिक मसला है और इस हुकूमत का है, या फिर हर हुकूमत का ऐसा ही है? क्योंकि शहजाद ये हुकूमत हालांकि किसी तरह एब्सोल्युटली, लेकिन किसी भी तरह इसके मौक़िफ़ को अगर हम जायज़ नहीं कह सकते, तो अनफॉर्चुनेटली जो आज की अपोजिशन है और कल की हुकूमत है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसने भी अपने बयानात से या अपनी चीज़ों से इस चीज़ को कहा कि अगर होती है फ़ोन टैपिंग तो कोई उसमें कबाहत नहीं है, कोई मसला नहीं है, होनी चाहिए। आज वो इस चीज़ के ऊपर गिला कर रहे हैं या कह रहे हैं उसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये तजाद या ये दोहरी बयानबाजी क्यों है? एक तो जो इसका कानूनी पहलू है उस पर रीमा ने बड़ी तफसील से बात की है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम भी हमेशा ये बात करते रहे हैं कि बगैर इजाजत के, बगैर वारंट के, बगैर मजिस्ट्रेट की इजाजत के आप किसी का फोन कैसे टैप करते हैं, ये तो बुनियादी कानून है हमारे यहाँ भी, और जैसे रीमा ने मिसाल दी दीगर ममालिक की। लेकिन जो कल दलील दी गई इसके हक में कि इस कानून के बाद जो फोन टैपिंग का मामला है वो बड़ी जिम्मेदारी से किया जाएगा, उसका मिसयूज नहीं होगा, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि एक इलीगल काम है जिसको अब हम एक लीगल कवर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि आप एक कानून बनाएं जो कि मेरे फंडामेंटल राइट को ब्रीच करता हो, यानी कि मेरी प्राइवेसी, मेरा हक है प्राइवेसी रखना। आप कह रहे हैं कि नहीं, आप एक ऐसा कानून बनाएंगे कि आप मेरी प्राइवेसी को ब्रीच कर सकेंगे मेरा फोन टैप करके। इसकी इजाजत कैसे हो सकती है? और एक हुकूमती इदारा अपने तौर पर यह फैसला कैसे कर सकता है बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी जवाब के? जहां तक इसकी सियासी बात है, अभी तक हमने क्या देखा है अलीना, आपने कभी देखा है कि टीवी चैनल पे किसी की ऑडियो दहशतगर्द की लीक हुई हो? क्योंकि यहाँ मामला सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग का नहीं है, हमारे यहाँ एक कल्चर बन चुका है, और पिछले 2-3 साल से आपने इसकी बड़ी मिसालें देखी हैं कि ना सिर्फ ऑडियो टैप की जाती है बल्कि वो लीक भी की जाती है। और किसकी लीक होती है? वजीर आजम इमरान खान की, वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो मरियम नवाज से बात कर रहे होते हैं मिस्टर इस्माइल के हवाले से, वो ऑडियो लीक हो जाती है। जजेस की ऑडियो लीक हो जाती है। जस्टिस काजी फाइज ईसा जाके कहते हैं कि मेरी सर्विलेंस हो रही है, फोन टैपिंग हो रही है, और बाकायदा जो है चीजों को टैप किया जा रहा है। इमरान खान जो है वो साइफर के हवाले से प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के गुफ्तगू कर रहे होते हैं फॉरेन मिनिस्टर से, वो लीक हो जाती है। मरियम नवाज साहिबा की गुफ्तगू लीक होती है। आपने तो एक बात का जिक्र किया जो बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान कहते थे कि फोन टैपिंग होनी चाहिए, और क्योंकि ISI को इस तरह पता चलता है कि करप्शन कौन है, कौन लीडर करप्शन कर रहा है, तो उस वक्त उसको जस्टिफाई कर रहे थे। आज क्योंकि वो रिसीविंग एंड पे, तो उनको लगता है कि ये बुनियादी उनके जो हकूक है उनकी खिलाफ वर्जी है। लेकिन साथ ही मैंने एक क्लिप पोस्ट किया हुआ है अपने एक्स अकाउंट पर, मरियम नवाज साहिबा का है, जो 2022 में ये मुतालबा कर रही थी कि मेरी जो गुफ्तगू आपने
टैप की है परवेज रशीद के साथ, वो हमारी एक पर्सनल गुफ्तगू थी। किसको हक पहुंचता है कि वो गुफ्तगू पहले रिकॉर्ड करे और फिर इसको लीक करे? लिहाजा मुझ पे इस इशू पे मुझसे माफी मांगी जाए। आज उन्हीं की हुकूमत जो है वो उसको जस्टिफाई कर रही है। तो ये बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं, हुकूमत में होते हैं और आपके शायद हाथ पैर बंधे हुए होते हैं, इस तरह के फैसले आप करना नहीं चाहते लेकिन आप मजबूरन कर रहे होते हैं, ये उसी की एक मिसाल है। उस वक्त इमरान खान जस्टिफाई करते थे, आज मरीम नवाज साहब की हुकूमत जो है उसको जस्टिफाई कर रही है। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि जब हम ये कहते हैं कि दहशत गर्दों के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, मैंने आपको कई मिसालें दी हैं। यहाँ जजेस से लेकर सिविलियन प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, उन सब की ऑडियोज ना सिर्फ लीक हुई है पिछले कुछ दिनों में, बल्कि उनको ना सिर्फ रिकॉर्ड भी है बल्कि लीक भी की गई है। और मैं इस बात से भी मुत्तफिक हूँ कि ये जो हमने देखा, ये मामला हाई कोर्ट में गया और इस पे बाबा सत्तार साहब की जजमेंट आई, ये उसी के रिएक्शन में हुकूमत ने किया है। और ना सिर्फ ये बल्कि देख लें आप, ट्रिब्यूनल का मामला आया, उस पर एक नया कानून बना दिया गया। यहाँ पे रिकॉर्डिंग का मामला था तो उस पर कानून बना दिया गया। तो ये जो भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से कोई फैसला आ रहा होता है, हुकूमत उस पर रद्द अमल में कानून बना देती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये पैटर्न जो है काफी प्रोमिनेंट है। सुहेल वड़ाई साहब, आपकी क्या राय है? क्या ज़रूरत इसलिए पेश आई इस वक्त क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग और ऑपरेशन हम करने भी जा रहे हैं, जिसे हुकूमत जवाब बना रही है इसका, उसकी वजह से, या फिर बाकी तज्जियाकार जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इसका गलत इस्तेमाल कहाँ सियासी पर्पसेस के लिए हो सकता है, वहाँ पर हुकूमत कोई ना कोई लूप होल छोड़ी, और क्यों? देखिए, पहली तो बात जो साफी साहब ने कही है कि बहुत सारे क्राइम में और खासकर टेररिज्म में इसकी जरूरत है, लेकिन इसको वहीं तक महदूद रखने की जरूरत है। जब ये साफियों, सियासतदानों और जो बाकी ब्यूरोक्रेसी के फोन टैप किए जाते हैं, उसका मकासद तो जाहिर है सियासी है और इसलिए जाहिर है उसकी इजाजत दी जाती है। लेकिन मेरा बेसिक जो इख्तलाफ है वो फलसफियाना है, और वो फलसफियाना ये है कि जो पाबंदियां होती हैं ना, ये तरक्की नहीं होने देती। दुनिया भर में जहां जहां तरक्की हुई है वहां लोगों को आज़ादियां दी गई हैं, प्राइवेट लाइफ की, कलेक्टिव लाइफ की, तख्लीक की, बात करने की, बात सुनने की। यहाँ बदकिस्मती से हम 56 जो इस्लामी ममालिक हैं, जिनमें से पाकिस्तान निस्बतन 1973 के आइन की वजह से निस्बतन बेहतर था, हम फिर उन्हीं पाबंदियों की तरफ जा रहे हैं कि हर वो चीज जिसमें कोई थोड़ी सी भी आज़ादी है उसको कर्ब किया जा रहा है। आप ये सोच लें कि अगर आप पाबंदियां लगाएंगे तो फिर पाकिस्तान की जो थोड़ी बहुत तरक्की की उम्मीद थी वो भी खत्म हो जाएगी। आपने सियासी पाबंदियां लगा रखी हैं, आपने मुआशत के अंदर पाबंदियां लगा रखी हैं, जमहूरी आज़ादियों पर पाबंदियां लगा रखी हैं, अब आप लोगों की प्राइवेट लाइफ पर भी पाबंदियां लगा रहे हैं। तो इससे तो आप जो एक मुर्दा मुआशरे को जन्म दे रहे हैं। कहाँ दुनिया में तरक्की हुई है जहां आपने पाबंदियां लगाई हैं? आप यूरोप देख लें, जब उस पर पाबंदियां थी इसी तरह की, तो मजहबी पाबंदियां, सियासी पाबंदियां, प्राइवेट लाइफ पर पाबंदियां, तो आपने देखा कि उनके यहाँ तरक्की कब आई? जब उन्होंने आजादियां दी। ठीक, तो इसी तरह हमें भी पाकिस्तान के अंदर एक मजमूई तौर पर सब सियासी जमातों को और सब अदारों को इस बात पर मुतफिक होना चाहिए कि पाकिस्तान में आजादियों की तरफ आप सफर शुरू करें। सर, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कम करें। लेकिन मेरा एक सवाल है सर, इतनी तजर्बेकार टीम, परहैप्स सबसे जो सीनियर लॉट या तजर्बेकार लॉट है इस वक्त वो हुकूमत में बैठी हुई है। हम सब बात कर रहे हैं, हम सब एतराज़ कर रहे हैं कि इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस क्यों नहीं दिए गए। तो क्या इनको नहीं पता इनकी इस चीज़ से रुख मोड़ने की वजह क्या है, ये चेक्स एंड बैलेंसेस या कोई सेफगार्ड्स ना देने की? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि जो मौजूदा काबीना है ये एक सियासी काबीना नहीं है, ये एक टेक्नोक्रेट काबीना है। आप इसको गौर से देखें कि इसमें टेक्नोक्रेट्स की तादाद सबसे ज्यादा है, और क्योंकि ये सियासी नहीं है तो इसके अंदर वो अवामी जज्बात और वो अवामी ख्वाहिशात और जमहूरी जो रवैया है उसकी भी कमी है। तो बुनियादी तौर पर आप देखें कि पार्लियामेंट से कितने लोग हैं, जो कौमी असम्बली जो बराह रास्त मुंतखब होती है, सारी काबीना में उससे 4 या 5 बंदे हैं टोटल। तो बाकी तो सारे कुछ सेनेट से हैं, कुछ वैसे टेक्नोक्रेट हैं।
ये सारे वो शामिल किए गए हैं। तो इसलिए इस हुकूमत की जो साख्त है, मुझे तो उस पर भी एतराज है कि आपने करवाया इलेक्शन है। पहले तो इलेक्शन के बारे में बहुत सारे मामलात खराब हैं जिनके ऊपर वजाहत की जरूरत है। फिर आपने जो हुकूमत बनाई है वो कौमी असेंबली में से नहीं बनाई। सबके जिम्मेदार तो शहबाज शरीफ साहब है ना। जो भी हुकूमत के नीचे फैसला होता है, काबीना जो भी फैसला करती है, उसकी जिम्मेदारी बहरहाल शहबाज शरीफ साहब के सर है। और शहबाज शरीफ साहब जिस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहे हैं या जिस हुकूमत को लीड कर रहे हैं, आपको याद होगा अभी कुछ ही दिन पहले नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हर चीज़ पार्टी की सपोर्ट से होगी। शहबाज शरीफ साहब जो फैसला करेंगे उसके लिए पहले पार्टी को एतमाद में लेना होगा। तो क्या ये बात आपको बैठ रही है जहन में कि इतना बड़ा फैसला कर लिया होगा और नून लीग या पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया होगा इस मामले के ऊपर? मेरा तो शहबाज शरीफ साहब पे भी ये एतराज है कि वो हो सकता है अच्छे मैनेजर हो, मगर सियासत नहीं कर रहे। ना ही कोई अभी तक उन्होंने कोई सियासी एक्टिविटी की है, ना कोई सियासी जलसा किया है, ना कोई सियासत पे कोई वो बात करते हैं। तो वो सियासत में तो गूंगेपन का मुजाहरा कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इन्हें डिक्लेयर कर देना चाहिए कि हम टोटल गैर सियासी हैं। ठीक है, तो फिर चलो हम भी मान लेंगे कि ये तो एक गैर सियासी टेक्नोक्रेट हुकूमत है। तो इससे फिर हम वो तवक्कुआत ना लगाएं जो एक जमहूरी और अवामी हुकूमत से लगाए जाते हैं। लेकिन सर, इस फैसले का बोझ तो नून लीग के सर जाता है कि नहीं? जाहिर है जी, इसीलिए तो ये सारे हम बात कर रहे हैं। ठीक है। ओके, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। हम जो भी बात कर रहे थे यहाँ पर कि मिसालें दी जा रही हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में इस तरह से फ़ोन टैपिंग होती है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, ज़रा उसके ऊपर मज़ीद वजाहत से बात करते हैं और इसके अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस किस तरह के होने चाहिए, किन फोरम्स के ऊपर होने चाहिए, अपने तजावीज़ मांगेंगे एनालिस्ट से आफ्टर ब्रेक। फ़ोन टैपिंग से मुतल्लिक हुकूमत ने जो कानून में अमेंडमेंट किए उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। और बात चलते चलते अभी रीमा यहाँ पर आई थी कि सेफगार्ड्स होना ज़रूरी हैं। दुनिया में भी जहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं वहाँ पर सेफगार्ड्स, ओवरसाइट या फिर कोई ना कोई मैकेनिज़्म होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इन चीज़ों को देखने के लिए। क्या तजवीज़ है आपकी? हुकूमत इस मामले को, अगर उनकी इंटेंशन ये है कि दहशतगर्दी के लिए ही, इसके पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना है या उसके ख़िलाफ़ ये चाहिए, तो क्या चेक्स एंड बैलेंसेस एंड सेफगार्ड्स इसमें डालने चाहिए? अलीना, पहले तो ये अमेंडमेंट नहीं है, जो टेलीकॉम्स वाला कानून है उसमें ये लिखा हुआ है कि हुकूमत जो है वो किसी इदारे को, एजेंसी को एम्पावर कर सकती है कि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंटरसेप्शन या सर्वेलेंस करें। तो हुकूमत ने उस इदारे को, एजेंसी को डिफाइन कर दिया है कि वो ISI होगी और उसमें ग्रेड 18 का अफसर मिनिमम होगा। सो पहले तो ये। दूसरी अलीना, ये जस्टिस बाबर सत्तार का जो ऑर्डर है वो बहुत बहुत खूबसूरत है और उसमें ऐसी रेवलेशंस हैं जिस पे मैं मजीद बात करना चाहती हूँ आपके सवाल के जवाब में भी। ये जो मैंने इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट की बात की थी, जिसमें पूरा वारंट्स का सिस्टम था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बताया गया कि अब 2013 मतलब 11 साल हो गए हैं, 11 साल में एक बार भी वारंट की रिक्वेस्ट किसी अदालत के सामने नहीं की गई। 11 साल में एक बार भी वारंट की रिक्वेस्ट नहीं की गई। लेकिन हम सबको पता है कि सर्वेलेंस तो हो रही है, कॉल्स तो इंटरसेप्ट हो रही हैं। तो जिस कानून ने सेफगार्ड्स प्रोवाइड भी किए हैं वो भी इस्तेमाल नहीं हो रहे। तो जहां पे कोई सेफगार्ड्स ही नहीं है, आप खुद सोचें वो कितना अब्यूज होगा। ये बहुत एक शॉकिंग चीज है कि वो कानून वो बनाया गया, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आम है, ये कल्चर है कि आप कानून तो फॉलो करते नहीं। जो साफी साहब ने भी शुरू में कहा, ये कोई नई बात नहीं है, सबको मालूम है, ये तो होता चला आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने जब किसी चीज को कानूनी शक्ल दे दी, ऐसा लगता है कि आपने अदालती कार्रवाई से अपने आप को बचाने के लिए या अपनी उसके लिए आपने इस तरह की जो, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा गया कि हुकूमत ने किसी एजेंसी को डिफाइन नहीं किया तो उन्होंने डिफाइन कर दिया। लेकिन अदालत ने जो मजीद कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट है उसकी जो प्रोविजंस हैं वो भी अप्लाई करेंगी इस कानून पे, आपने उसको नजरअंदाज किया। ऑल्सो जो अदालत ने कहा कि रूल्स ही नहीं बने इस एक्ट के तहत, आपने उसको नजरअंदाज किया। सो नजर आ रहा है अलीना, बदनीयती नजर आ रही है कि आपने जो अदालत की तजावीज़ हैं उस पर अमल दरामद नहीं किया, आपने उनको सर्कमवेंट करने की कोशिश की है कि कोई कानूनी जवाज हो ऐसी सर्वेलेंस का जो
होती चली आ रही है अगर कभी अदालत में ऐसा कोई केस आए। ये हमें नजर आता है इस पूरे जो पूरा ये इकदाम हुकूमत ने लिया है। दूसरा लीना, ये और क्या दिखाता है कि ये इस हुकूमत की, जैसे आपने भी कहा, इस हुकूमत की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी ने एक कानून पास किया, फिर नून लीग की हुकूमत आई, फिर पीटीआई की हुकूमत आई, अब वापस जो है कोalition गवर्नमेंट है। किसी ने भी वारंट के लिए अप्लाई नहीं किया। तो ये दिखाता है कि ओवरऑल एक कल्चर है यहाँ पे कि रूल ऑफ लॉ को, आइन को, डेमोक्रेसी को, फंडामेंटल राइट्स को कोई वैल्यू ही नहीं हम देते। और आप हुकूमत का जवाब भी तो देखें, वो किस तरह मिसलीड लोगों को कर रहे हैं ये कह के कि नहीं कानून की हमें इजाजत है, हमने कानून जो है वो बना दिया। कभी आपने कोई सीरियस एंगेजमेंट देखी है ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स से जो बताए कि क्यों जरूरी था? हमें भी हमारी सिक्योरिटी अजीज है नीना। अगर हमें नजर आएगा कि ये सिक्योरिटी के लिए किया जा रहा है, ये मिसयूज नहीं होगा, तो सब सपोर्ट करेंगे। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले में भी, अब इस मामले पे भी, ट्विटर का जो बैन उन्होंने किया है, डेफेमेशन का मामला, नजर आ रहा है कि हुकूमत आईनी हकूक को, फंडामेंटल राइट्स को कुछ नहीं समझती। मजीद रियासत को और इस्टेब्लिशमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए ऐसा लगता है ये हुकूमत आई है, और वो कानून साजी के जरिए भी यही कर रही है और इस तरह की नोटिफिकेशंस के जरिए भी यही कर रही है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट मेरा नहीं ख्याल बनता है जब हम ये सीरीज ऑफ इवेंट्स, इकदामात देखें जब से ये हुकूमत आई है तब से। ठीक है। अच्छा रीमा, अगर इंटरनेशनल लॉज को भी, जैसे आपने पहले हवाला दिया, क्योंकि हुकूमत ये डिफेंस अपना रही है, अगर हम बेनिफिट ऑफ डाउट ना भी दे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कॉन्वर्सेशन, क्या तजावीज़ होंगी आपकी अगर इस तरह के कवानीन के लिए ओवरसाइट चाहिए हो तो किस तरह से हो? अलीना, जो बैनुल-अक़वामी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो यही हैं कि एक इंडिपेंडेंट फोरम, आइडियली जुडिशल फोरम, उसको ये फैसला करना चाहिए कि अगर आपको कोई सस्पेक्ट है या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है, आपको इंटरसेप्शन की या सर्वेलेंस की जरूरत है, आप एक इंडिपेंडेंट जुडिशल फोरम से पहले इजाजत लें। और जो मिसयूज है इस तरह की सर्वेलेंस का, उसके लिए सजा होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी नजर भी आनी चाहिए। हमने तो कभी नहीं देखा, लीक्स पे लीक्स होती हैं, हमने तो कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं देखी इस मुल्क में। तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, अगर हुकूमत चाहे उसको मिल जाएंगी। इस पे दर्जनों के हिसाब से पेपर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं जो आपको एक समरी दे देगी कि क्या करना है, लेकिन वो नजर नहीं आ रही। चाहे का लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट था कि अगर हुकूमत चाहे, लेकिन सलीम साफी साहब ये नजर आ रहा है एक्स के ऊपर बैन हो तो वो वजारत दाखिला कोर्ट में जवाब जमा करवा देती है कि जी नेशनल सिक्योरिटी को गज पहुंच रही थी, इसलिए हम लोगों ने उस एक्स के ऊपर लगा दी पाबंदी। फिर उसके बाद जी क्या है, फ़ोन टैपिंग करनी है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी को मसला है। सर, क्या चेक्स एंड बैलेंसेस हों आपके ख्याल में? अगर इवन इसको एक ढाल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो क्या चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, या हम लोगों को एटलीस्ट अपने फोरम से बात करनी चाहिए जिससे इसका गलत इस्तेमाल रोका जा सके? देखिए, इसमें एक तो ये है कि जिस तरह का मुआशरा होता है वो जो इन चीज़ों को इस्तेमाल करता है, मसलन जिनके पास टेलीफोन है तो अब वो भी कोई बहुत सारे लोग मस्बत मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पेशावर में रोज़ाना पुलिस के पास लोग आते हैं कि जी हमें इस टेलीफोन नंबर से बत्ते के लिए फ़ोन आ रहे हैं तो आप इसको ट्रेस करें। मेरा नंबर भी, अपना नंबर भी उनके साथ शेयर करता है। अब ज़ाहिरी बात है उसके लिए अपनी उस वक्त की प्राइवेसी से ज़्यादा ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि जो बंदा उसको बत्ते के लिए कॉल कर रहा है तो उसकी शनाख्त हो सके या उसका पता चल सके। इसी तरह मुअज़्ज़ब दुनिया में भी वो जो उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी टेररिज्म एक ऐसी चीज़ है और हम जिसका सामना कर रहे हैं उसकी मुख्तलिफ जहतों का सामना कर रहे हैं। अभी मैं टिकर देख रहा हूँ कि सिंध पुलिस कह रही है कि उस रोज़ जो डीएसपी का वहाँ पे कत्ल हुआ था तो आज वो कह रहे हैं कि जी उनको शक है कि टीटीपी ने किया है, हालांकि उसकी जिम्मेदारी पहले से कबूल की गई थी। और भी रोज़ाना इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, खुसूसन ट्राइबल एरियाज़ में। इसी एक हफ्ते के दौरान एक सेनेटर को निशाना बनाया गया, उसके साथ कुछ साथी थे। फिर कल एक कैप्टन को निशाना बनाया गया, उनके साथ कुछ साथी थे, बहुत सारे और लोग। तो हम बेसिकली हालत जंग में हैं जिसको हम तस्लीम नहीं कर रहे हैं। जिस तरह हम बुनियादी तौर पर एक मुर्दा मुआशरा बन चुके हैं लेकिन हम तस्लीम नहीं कर रहे हैं, इसी तरह बुनियादी तौर पर हम हालत जंग में भी है। तो ये पहलू भी
मद्देनजर रखना चाहिए। लेकिन इसी तरह अमेरिका में भी जब ये सब कुछ हुआ तो शुरू में होमलैंड सिक्योरिटी को जो इख्तियार दिए गए थे तो वो लोगों को भी उठाते थे। मेरे पास मिसाल मौजूद है, इधर हमारे पाकिस्तानी एक जानने वाले हैं और उनको 2 महीने उनके घर वालों को पता भी नहीं था। अच्छा, फिर उनके पास तो ये ऑप्शन भी था कि गुआंतानामो बे जैसे अपने हुदूद से बाहर की जगहों में, और उधर आपने देखा कि इंसानों को बिल्कुल जानवरों से बदतर सलूक किया जाता रहा। वो अबू गुरैब में या फिर वहाँ पे गुआंतानामो बे में जिस तरीके से उसकी फुटेजेस वगैरह आती थी, तो ये सब कुछ तो है। लेकिन असल मामला तो नहीं सर, एक तो हाँ सर वो अच्छी मिसाल तो नहीं सर वो, लेकिन आप पॉइंट कंप्लीट कर लें सर। नहीं, मैं पॉइंट अपना कंप्लीट कर, ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन हमें इल्म है कि पाकिस्तान में फ़ोन टैपिंग अभी तक जो हो रही है वो टेररिज्म के तनाजुर में सिर्फ नहीं हो रही है, वो पॉलिटिकल मकासद के लिए भी हो रही है और वो दूसरे मकासद के लिए भी हो रही है। इसलिए मैं रीमा की इस तजवीज़ से इत्तेफाक करता हूँ कि कानून ठीक है आपने बना लिया, उसकी ज़रूरत है, बाद आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसके ऊपर ओवरसाइट होना चाहिए। और फिर ये है सर, ओवरसाइट किस तरीके का होना चाहिए? क्या आप समझते हैं जुडिशल फोरम इसके लिए बेहतर रहेगा, या पार्लियामान साइड के ऊपर कुछ इस तरह की कमेटी या ऑपोजिशन और हुकूमत की मिलाप से कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस के लिए रखा जाए, खास तौर पे एक वार्ड? उसके लिए तो वही है कि अगर कोई जुडिशल मामला हो और एक जुडिशरी से ही इसकी इजाज़त दी जाए कि फला बंदे की फ़ोन टैपिंग या इंटरसेप्शन हमें इस मामले में ज़रूरत है। बाकी पाकिस्तान में तो ये काम उस वक्त से हो रहा था कि जब ये मोबाइल फ़ोन भी नहीं आए हुए थे, और बड़े बड़े इंटरेस्टिंग इसमें ऐसे ऐसे दिलचस्प वाक़यात है कि आप हैरान होंगे कि किस तरीके से टेलीफोन टैपिंग एक की, दूसरे की, तीसरे की। आपको याद होगा, मेरे ख्याल में 30 साल से ज़्यादा हो गए थे जब वो जज के साथ शरीफ बरदरान का एक वो आया हुआ था, कन्वर्सेशन आई हुई थी। तो अभी तो मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ भी आ गई हैं, टैपिंग की भी और सर्वेलेंस की भी। तो पता नहीं अब क्या हो रहा होगा। तो हम तो सिर्फ इसलिए कह रहे थे कि जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है और धड़ल्ले से हो रहा है। इसलिए बड़ा जरूरी है इस तरह की जब हम इंटेलेक्चुअल फोरम्स के ऊपर बैठते हैं तो ये बात करें कि ओवरसाइट क्या हो सकती है। बिल्कुल सही सर, अगर मुझे इजाजत, बिल्कुल सही, अगर मुझे इजाजत है मैं सुहेल साहब और शहजाद को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ। सुहेल साहब, देखिए उसमें आप मालूम कर सकते हैं जी सर, ना सुराग लगा सकते हैं, न मुल्जिम का पता लगा सकते हैं। अभी बाबर सत्तार साहब ने इतना अच्छा फैसला किया। यही मसला है, एग्जैक्टली यही मसला है। इसीलिए मैं जानना चाह रही हूँ सुहेल साहब, क्या बेहतर तरीका होना चाहिए? जी साफी साहब, मुल्जिम को मालूम नहीं कर सके, तो अब जब ऐसी सूरत हाल का हमें सामना है, इसमें अगर इस चीज को कानून और कायदे में लाया जाता है और उन लोगों को इस चीज पे आमादा किया जाता है कि वो कानूनी तरीके से ये काम करें, तो मेरे ख्याल में हमें वो पहले बिल्कुल सही सर, आप बिल्कुल सही बात करें। इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि इसके लिए वो क्या फोरम या मौजू फोरम तरीका हो सकता है जिससे ओवरसाइट हो, चेक एंड बैलेंस रखा जाए और इसका गलत इस्तेमाल सही मानों में रोका जा सके। सुहेल बड़ाई साहब, आप कहिएगा, आप क्या समझते हैं, क्या जुडिशल साइड के ऊपर ये इख्तियार देना या ओवरसाइट का इख्तियार देना बेहतर होगा कि जैसे रीमा ने बताया दुनिया में होता है, वारंट्स लिए जाते हैं इससे मुतल्लिक, या फिर बेहतर तरीका एक ये भी हो सकता है कि पार्लियामेंट को इख्तियार दिया जाए या पार्लियामेंट की किसी कमेटी को इख्तियार दिया जाए कि क्योंकि सियासतदानों के खिलाफ भी गलत इस्तेमाल होता है? मेरा ख्याल है कि ये दोनों होने चाहिए। पहले जुडिशल ओवरसाइट और जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए तो जाहिर है जुडिशल साइड को ही देना चाहिए इख्तियार, लेकिन उसकी ओवरसाइट जो है वो पार्लियामेंट को करनी चाहिए। वैसे दुनिया भर में जो इस तरह के अदारे हैं उनकी पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होती है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ बदकिस्मती से किसी चीज की भी ओवरसाइट नहीं है, तो जिस वजह से मामलात जो है बिगड़ते हैं। लेकिन मेरा बुनियादी फिर वही एतराज है कि जो पूरी गवर्नेंस है
इसकी फिलॉसफी बदलने की जरूरत है कि मुआशरे जो हैं उनके ऊपर ये जो पाबंदियां लगाकर ये समझते हैं कि हम बेहतर मुआशरा बना रहे हैं, इस सोच को बदलने की जरूरत है। और मासवा है कि ये ठीक है, टेररिज्म, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कातिल भी हैं जो है वो बहुत सारी टेलीफोन टेपिंग से पकड़े गए, और भी बहुत बड़े बड़े क्राइम जो है वो टेलीफोन टेपिंग से पकड़े जाते हैं। मगर सवाल ये है कि ये जो सिविलियन पॉलिटिशियन हैं, जो साफी हैं, इनसे कौन सा जुर्म जो है वो सरजद हो रहा होता है जिसकी वजह से उनके टेलीफोन टेप किए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये तो साफ वाज़ेह होना चाहिए, जो भी जुडिशियल ओवरसाइट हो, कि भाई जिन लोगों के से ये तवक्को है कि कोई गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं, वो लोग जो जिनसे कोई टेररिज्म की तवक्को है, वो लोग जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो उनके तो जरूर टेप करें और उनकी बीख कनी भी करें। वैसे तो MCA जो है, वे ऑफ द वर्ल्ड जो है, बड़ी मशहूर रॉन सस्किन की किताब, उसमें उसने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लीक्स लिखे हैं, और एक टेलीफोन टेप जो उन्होंने किया जिसकी लीक मौजूद है रॉन सस्किन की किताब में, वो कोयटा से टेलीफोन टेप हुआ है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये दुनिया भर में हो तो रहा है, और जाहिर है उन्होंने भी ये पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के बगैर और जुडिशियल ओवरसाइट के बगैर ही किया होगा। लेकिन बहरहाल बेस्ट प्रैक्टिस तो यही होगी कि उसकी एक ओवरसाइट होनी चाहिए, उसके ऊपर जो है उसकी जुडिशियल जो है, पहले जुडिशली से उसकी इजाजत लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी किसी भी अदारे को आप दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। शहजाद के कुछ मामलात के अंदर, केसेस के अंदर चले ज़रूरत भी है, लेकिन ये क्या ओवरसाइट मुमकिन भी किस हद तक, या बिल्कुल ही आपको लगता है कि इसके ऊपर नो टैपिंग पॉलिसी होनी चाहिए? नहीं, जुडिशियल ओवरसाइट तो बिल्कुल होना चाहिए, जैसे कि मैंने अपने पहले जवाब में भी कहा, लेकिन साथ साथ फिर अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए ना। अभी जैसे जो मामला हाई कोर्ट में गया, जब वहां पे पूछा जाता है कि इदारों से कि बताइए कि फोन टैप किसने किया, तो कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी तो अब हर किसी के पास है, कोई भी चाहे कहीं पे भी वो बक कर सकता है आपको, और आपकी जो है ऑडियो फिर उसको लीक कर सकता है। तो ना तो हम प्लेटफॉर्म की गारंटी ले सकते हैं जहां से ये लीक होती है, ना तो टैप करने वाले की हम गारंटी ले सकते हैं। या तो फिर ये होना, अगर हम बरतानिया की मिसाल देते हैं, अमेरिका की मिसाल देते हैं, मुझे जरा बताएं ना कि वहां पे चीफ मिनिस्टर, वजीर आजम, सिटिंग वजीर आजम की मैं बात कर रहा हूँ, क्या उनकी ऑडियो जो है वो नशर की जाती है, क्या वो लीक की जाती है? तो अगर वो किसी पर्पस के लिए रिकॉर्ड भी की जाती होंगी तो फिर वो कॉन्फिडेंशियल ही रहती हैं। ऐसा नहीं होता, सियासी हालात बदलते हैं और फिर आप देखते हैं कि टीवी चैनल्स में वो लीक होना शुरू हो गई। मिफ्ता इस्माइल साहब को जब हटाने की बारी आई थी तो उससे पहले उनकी एक ऑडियो कॉल लीक हुई थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, वो बात कर रहे थे, मरीम नवाज साहब कह रही थी कि ही इज नॉट फिट टू बी द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ये आपने किस माशरे में देखा है कि ये लीक होती है कॉल्स? तो हमें एक तो इस पे फिर या तो आप प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी करें कि अगर इस तरह की होगी हरकत तो फिर उसको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। दूसरी बात, इस गवर्नमेंट की आप इंटेंट देखें, पीका लॉ को अमेंड किया, इसकी खिलाफ वर्जी, इसकी मुखालफत करते थे जब PTI अमेंड कर रही थी। अब ये बात कर रहे हैं कि जो मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर आप फायर वॉल क्रिएट करेंगे ताकि आप सब डोमेन्स को जो है थ्रॉटल कर सकें। और अभी ये तमाम मुल्क में ये खबरें फैली हुई है कि फलां के YouTube चैनल बंद कर देंगे, फलां का डिजिटल मीडिया बंद कर देंगे। इसमें आपके सामने ये मिलिट्री कोड को जिस तरीके से जस्टिफाई करते हैं, अब शायद यही रह गया कि आगे जाके जो एक और मामला है इस मुल्क में, संगीन मामला मिसिंग पर्सन का, शायद एक वक्त आएगा कि उसको भी जस्टिफाई कर देंगे कि आप किसी शख्स को जो है वो मिसिंग रख सकते हैं 40 दिन के लिए, 45 दिन के लिए। मतलब मैं सोहेल साहब की बात से मुत्तफिक हूँ कि हमें इस पूरी अप्रोच को चेंज करने की जरूरत है कि हम माशरे को किस तरफ लेके जा रहे हैं। इतनी पाबंदियां, इतनी घुटन के साथ कैसे आपका जो है वो माशरा आगे बढ़ सकता है? तो जहां तक दहशतगर्दी की बात है, मिलिटेंसी की बात है, उसके सब खिलाफ है, उस पर आप तरीकेकार बनाएं, लेकिन हमें अपनी ये सियासी तारीख भी देखनी है कि इसको किस तरीके से मिसयूज किया जाता है। ना सिर्फ सियासी बल्कि जैसे तमाम यहाँ पे लोगों ने कहा कि सहाफियों के फोन टैप किए जाते हैं, उसको तो फिर एड्रेस करें ना। वो इशू एड्रेस ही नहीं होता कभी, ना हाईकोर्ट में अगर जवाब मांगा जाता है उसका वहां पर भी कोई जवाब नहीं मिलता। बिल्कुल सही। रीमा, जल्दी से जाते जाते बताए, आप कुछ खुद भी ऐड करना चाह रही थी क्या? साफी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? एक सेकंड, सॉरी रीमा, एक सेकंड। साफी साहब प्लीज, बहुत मुख्तसर। जी रीमा। साफी साहब आप प्लीज मुख्तसरन कह लीजिएगा, फिर मैं सवाल भी है रीमा के लिए, उनके पास जाती हूँ। मैं कह रहा था कि अमेरिका और बरतानिया में इस तरह नहीं होता, लेकिन अमेरिका और बरतानिया में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है कि जो ये कहें
कि मेरा फ़ोन टैप करना मेरी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, या शहबाज शरीफ साहब की तरह भी प्राइम मिनिस्टर नहीं होते कि 2 दिन कानून अदालत का फैसला आ गया और 2-3 दिन बाद उन्होंने जाके उधर उसका कानून बना दिया। अच्छा। और बरतानिया और अमेरिका में ख्वाजा आसिफ जैसे वज़ीर दिफा भी नहीं होते कि जो इस तरह के कवानीन को बनाने के बाद उनका दिफा भी करें। बदकिस्मती ये है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर इस कानून के हक में 2-3 अफराद हैं, अगर इमरान खान साहब अपनी बात से मुकर ना गए तो इमरान खान साहब है, शहबाज शरीफ साहब है और ख्वाजा आसिफ साहब। सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। अच्छा रीमा, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी, वो भी कीजिएगा। और ऑल्सो ये जो चैलेंज करने का कहा जा रहा है अब इस कानून को, क्या समझती हैं कितनी सॉलिड ग्राउंड्स हो सकती हैं और क्या सस्टेन होगा वो चैलेंज? मेरा तो ख्याल है बहुत आसानी से होगा और ज़रूर चैलेंज करना चाहिए। सिर्फ एक पॉलिटिकल जमात को नहीं, सिविल सोसाइटी को भी करना चाहिए और मुझे उम्मीद है मल्टीपल पिटिशंस होंगी इसको चैलेंज करने के लिए। अलीना, हमारा एक पैराडॉक्स है, कल शाहजेब के शो पे जो ख्वाजा आसिफ थे उनकी बातों से भी साफ जाहिर था। पहले उन्होंने मिसाल दी कि अमेरिका और बरतानिया में भी ऐसे ही कवानीन हैं। जब शाहजेब ने कहा वहाँ पे वारंट्स होते हैं तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन आप इनकी बात क्यों करते हैं, ये कोई मिसाली जमहूरियत तो नहीं है, ये तो हर जगह दुनिया में। मतलब पहले हम कभी कंडेम करते हैं इन ममालिक को, फिर उन्हीं प्रैक्टिसेस को हम अपना एग्जाम्पल बना के उन्हें यहाँ पे फॉलो करने की भी वही जस्टिफिकेशन देते हैं। आपने जो गुंटानामो बे की बात की, वही बात है। हम यहाँ पे पूरी हमारी पॉलिटिक्स होती है गुंटानामो के खिलाफ। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है पूरी दुनिया में इसकी आगाही के लिए कि क्यों गुंटानामो बे जो है वो बहुत ही ड्रकोनियन मेजर था अमेरिका का। लेकिन हमारे यहाँ पे भी इंटर्नमेंट सेंटर्स हैं, वो हम बनाते हैं अपने शहरियों के लिए, तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर हम गुंटानामो की ही मिसाल देके यहाँ वो इकदाम जो है वो फॉलो करते हैं। तो ये हमारी एक बहुत अजीब से डबल स्टैंडर्ड्स हैं जो बार बार नजर आते हैं हमें। जिस चीज को हम कंडेम करते हैं उसी को हम फॉलो करते हैं। कोई और मुल्क जो है वो हमारे शहरियों के साथ कुछ करे उसको हम कंडेम करते हैं। अपने शहरियों के साथ हम उससे बदतर सलूक करते हैं। शहजाद ने कहा जबरी गुमशुदगी भी यहाँ कहीं लीगलाइज ना हो जाए। ये हमारे पास कवानीन मौजूद हैं। जब केपी में फेडरल एरियाज जो हैं वो नहीं किए थे इकट्ठा, तो उससे पहले पाटा में ऐसे ही कवानीन थे, रेगुलेशंस जो हैं, पाटा रेगुलेशंस, उसमें आपने इख्तियार दिया था। वैसे माजरत के साथ इतनी उनको तगोदो करने की क्या जरूरत है? कानून साजी और लीगलाइज करना, ये सब कुछ आप देख लेना। जिस वजीर आजम को बुलाते हैं मुख्तलिफ दौरों में, मुख्तलिफ अदवार के दौरान जिस भी वजीर आजम को बुलाया, बड़ी से बड़ी शख्सियत को बुलाया, वजीर आजम से बड़ा कौन होगा? कोर्ट को आके यही कहते हैं सर हमारे हाथ में कुछ नहीं। तो अब इससे बड़ी क्या चीज होगी? फिर जब और उसके आगे कोई एक्शन नहीं हो पाता और फिर उसके आगे कुछ हो नहीं पाता तो वो सवालिया निशान ही है भाई, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। बहरहाल जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफिज।